800 साल पहले तक तो आपने विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। भाई नालंदा जो है उसको 12वीं शताब्दी में समाप्त किया गया। उसी तरीके से विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, जगदल्ला, वल्लभी, पुष्पागिरी, ऐसे लगभग 20 विश्वविद्यालय थे। ये विश्वविद्यालय किस लिए कहे जाते हैं? इनको हम विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? विश्वविद्यालय हम इनको ये कहते हैं कि यहाँ पे पूरी दुनिया की यूनिवर्स की एजुकेशन वहां पे दी जाती है। किसी धर्म विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की, किसी भाषा विशेष का ज्ञान नहीं, बल्कि जिसको पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का एजुकेशन जहां पे दिया जाए। और ऐसे आपके आसपास 12वीं शताब्दी तक कम से कम 20 विश्वविद्यालय थे। सावित्रीबाई फुले कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक जीता जागता आंदोलन है, ये एक जीता जागता विचार है, जिसके अंदर चाहे वो अशिक्षा का मामला हो, चाहे वो अंधविश्वास का मामला हो, चाहे वह असमानता का मामला हो, परिवार में किस तरीके से रहना है, समाज में किस तरीके से रहना है, लगभग हर चीज की कुंजी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के पास है। इसलिए जब सावित्रीबाई फुले के नाम से यहाँ पे एकेडमी चल रही है, हम अपने बच्चों को और बच्चियों को उनकी विचारधारा और अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि जब वो ज्योतिबा फुले के नाम की ज्योति यहाँ पे जलाएंगे तो पूरा का पूरा समाज रोशन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा समाज जो है वो रोशन हो जाएगा, उनको एक दिशा मिलेगी। इसलिए सावित्रीबाई फुले जिन परिस्थितियों में आगे बढ़ती हैं, सावित्रीबाई फुले हमारे लिए आदर्श क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परंपरा चली आ रही थी, यहाँ पे तो परंपरा उस तरह की थी कि भाई महिलाओं को शिक्षा ही नहीं देनी है, सिर्फ महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी है, इस वर्ग को शिक्षा नहीं देनी है, उस वर्ग को शिक्षा नहीं देनी है, किसी को शिक्षा नहीं देनी है, सिर्फ स्वयं शिक्षा लेनी है। इस तरह की एक समाजवादी, जातिवादी व्यवस्था यहाँ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ पे चली आ रही थी। उस व्यवस्था को नकार के सावित्रीबाई फुले एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करती हैं, ऐसे नए भारत के निर्माण की बुनियाद रखती हैं, जिसमें जब पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला जाता है तो उसमें 9 बच्चियां हमारी जाती हैं। उन 9 बच्चियों में से 5 बच्चियां तो ब्राह्मण बच्चियां होती हैं, ब्राह्मण लड़कियां होती हैं, 3 उसमें ओबीसी होती हैं और 2 उसमें शेड्यूल कास्ट होती हैं। तो वो सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि महिला मुक्ति का आंदोलन था। पूरी तरीके से भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्रांति की शुरुआत थी। और इस क्रांति की शुरुआत में जिन लोगों ने साथ दिया सावित्रीबाई फुले का, जिन लोगों ने उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, उसमें मैं समझता हूं कि हमारी फातिमा शेख साहब और उस्मान शेख साहब, जिन्होंने, भाई वाजिद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वाजिद अली साहब का, जिन्होंने आगे बढ़ के मिशन पे बैक टू सोसाइटी की टीम के साथ सहयोग करके सावित्रीबाई फुले एकेडमी को स्थापित करने में योगदान दिया है। क्योंकि जो काम उस समय पे उस्मान शेख और फातिमा शेख साहिबा ने किया, क्योंकि वो खुद वहाँ पे पढ़ाने लगी और पहली शिक्षिका के रूप में आई, तो मैं नमन करता हूँ उस तरह की शख्सियत को। और आपको भी सर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, अपनी तरफ से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये एक नई शुरुआत है, ये एक नए भारत की शुरुआत है। मैं समझता हूं कि नए भारत का रास्ता इन जगहों से चल के आएगा। जो बच्चे यहां पे आएंगे, जो बच्चे इस विचार से अपने आप को प्रकाशमान करेंगे, वो समाज को प्रकाशित करेंगे, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मिशन पे बैक टू सोसाइटी का इसमें जिक्र आ रहा है। मैं पे बैक टू सोसाइटी के बारे में बात करूंगा। साथियों, हम सब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, एक आलीशान जगह पे बैठे हुए हैं और एक बहुत खुशनुमा माहौल है। ये जो सारा का सारे के सारे अवसर मिल पाए हैं, पद्मश्री बैठे हुए हैं, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, डीजी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं और पता नहीं कितने कितने बड़े पदों पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये चमत्कार हो कैसे गया? इस चमत्कार का कारण क्या था? क्या ये अचानक हो गया? क्या अचानक हम लोग, क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरी या तीसरी पीढ़ी की बात करें तो वो तो हमसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हमारे बाप दादा नाना नानी तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उनको तो ये अवसर नहीं मिल पाया था। वो तो डीआईजी और डीजी और सेक्रेटरीज नहीं बन पा रहे थे, पद्मश्री उनको तो नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया कि हमें ये तमगे मिल गए, हमें ये उपाधियां मिल गई? सीधी सी बात है कि हमारी मेहनत तो उनसे बहुत कम है, लेकिन उनकी मेहनत का प्रतिफल है कि हम यहां तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने खून पसीना बहा के हमें यहां तक पहुंचाया। वो उन अवसरों का, उन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि
ना सिर्फ हम लोगों ने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, बहुत विकट कठिनाइयां झेली हैं, बहुत शोषण और दमन झेला है पिछले 200-300 साल के अंदर, लेकिन उन कठिनाइयों को, दमन को, शोषण को धत्ता बना के सैकड़ों द्रोणाचार्यों की छाती पे झंडा गाड़ के हम यहां तक पहुंचे हैं। ये जो व्यवस्था है उनके त्याग और बलिदान की वजह से हो पाई है। उन त्याग और बलिदान की वजह से अगर संविधान ना होता, उन त्याग और बलिदान की वजह से अगर रिजर्वेशन जैसी चीजें ना होती, तो शायद हम लोग यहां पे नहीं पहुंच पाते, ये इतने अच्छे अवसर हमें नहीं मिल पाते। इसलिए ये जो फायदा हमें मिला, ये जो सुविधाएं हमें मिली, ये जो उपाधियां हमें मिली हैं, ये उपाधियां किसी राजकुमार को या किसी अनिल साहब को या किसी उदय प्रताप जी को नहीं मिली हैं। ये उपाधियां मिली हैं हमारे समाज को उनके त्याग और बलिदान की वजह से। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज के नाम की वजह से, जिस समाज के सदस्य होने की वजह से हमें ये अवसर मिले हैं, ये सुविधाएं मिली हैं, उस समाज का ध्यान रखा जाए, उस समाज के कर्ज को वापस किया जाए, क्योंकि उसने अपने खून पसीने की कीमत पे हमें यहां तक पहुंचाया है। अगर बाबा साहब अपने 4 बच्चों का बलिदान ना देते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह ही, मैं अपनी तरह ही कहूंगा, सबकी तरह नहीं कहूंगा, और हम सब जानते हैं कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत पे बैक टू करना चाह रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो मैं बात कह रहा था कि अगर बाबा साहब भी हमारी तरह कैलकुलेटेड होते, बाबा साहब भी अगर हमारी तरह समझदार होते, बाबा साहब भी अगर हमारी तरह व्यवहारिक होते, तो फिर क्या होता। तो उनको अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी, उनको अपनी पत्नी की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। वो भी उनके लिए दवा का इंतजाम करते, वो भी उनके लिए शिक्षा का इंतजाम करते, वो भी उनके अपने लिए अच्छे घर का इंतजाम करते, बच्चों के लिए अच्छे घर का इंतजाम करते। लेकिन उन्होंने अपनी सुख सुविधा त्याग करके अपने बच्चों के भविष्य की कीमत पे हमारा भविष्य बनाया है, हमारा मान सम्मान सुरक्षित किया। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि चाहे ज्योतिबा फूले हों, बाबा साहब हों, और ऐसे सैकड़ों नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने, और हमारे खुद के माँ बाप, हमारे खुद के दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने खून पसीने से हमें यहां तक पहुंचाया। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितनी हमारी कुवत है, जितनी हमारी ताकत है, उस सारी ताकत को लगा दें। अगर हमारे अपने खुद के, चाहे वो घर हो, चाहे वो और दूसरी चीजें हों, तो अगर वो इतनी अच्छी बनती हैं, तो फिर समाज के लिए भी हम थोड़ा बहुत करें। मैं कहता हूं कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उतना महान बनने की जरूरत नहीं है जितना महान बाबा साहब बन गए थे। सिर्फ जो हमारे सर अभी इस बात को कह रहे थे कि भाई अगर 5% ही हम अपने ज्ञान का, अपने संपत्ति का और अपने समय का 5% ही समाज को लगा दे, तो परिस्थितियां कहां से कहां जा सकती हैं। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी कोई वन टाइम टोकन नहीं होना चाहिए, बल्कि पे बैक टू सोसाइटी एक कल्चर होनी चाहिए, हमारी एक जीवन पद्धति होनी चाहिए। निरंतर ये प्रवाह बहता रहे। अगर ये निरंतर बहता रहेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है जिसके लिए बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, मान्यवर काशीराम साहब जैसे अनेकों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। वो कुर्बानी फलीभूत होगी और इस देश में हर व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति अपने लिए एक माकूल व्यवस्था स्थापित कर पाएगा। ये हम सब लोग के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ एक छोटे से संकल्प की है। हमारे सामने सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप यहाँ पे मैं माननीय आदर्श साहब का नाम ले सकता हूँ कि किस तरीके से पिछले 7-8 साल से हम लोग संपर्क में हैं और किस तरीके से वो चीज़ों को बदल रहे हैं, घूम घूम के चीज़ों को बदल रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, अब यहाँ पे हैं, कल प्रतापगढ़ में होंगे, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कितनी मेहनत वो करते हैं। तो अगर आदर्श जी इस कार्य को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं भी इस कार्य को कर सकता हूं। हर व्यक्ति हम में से इस कार्य को कर सकता है। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी हमें एक लाइफ मिशन के रूप में रखना चाहिए, इसको जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, टोकनिज्म के रूप में नहीं होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक बार कर दिया तो बस ठीक हो गया। हम भले ही 1 घंटे का टाइम दें, भले ही अपनी संपत्ति में से, अपने सम्यक आय में से 1% कंट्रीब्यूट करें, लेकिन उसको निरंतर करें।
क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति 99% कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 1% कर रहा है, तो जो 99% कर रहा है बहुत जल्दी वो थक जाएगा, बहुत जल्दी उसके अंदर कुंठा आ जाएगी, बहुत जल्दी उसके अंदर निराशा आ जाएगी और कुछ समय बाद वो ये कहने लगेगा यार कुछ नहीं हो रहा, मेरा सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, परिवर्तन तो आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग 1% भी नहीं कर रहे हैं वो भले ही वो ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुचलते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, ये तो ये हो गया, वो हो गया, आपसी द्वेष की चीज आ जाती है। इसलिए एक व्यक्ति के 99% सहयोग करने की बजाय 99% 1% 99 लोग 1% सहयोग करें तो वो 999 गुना हो जाएगा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा सहयोग आगे करेंगे। तीसरी बात मैं, अब क्योंकि समय कम है, लेकिन तीसरी बात कहना चाहूंगा और वो मैं कहना चाहूंगा शिक्षा के महत्व पे। देखिए, हमारा जो आंदोलन है वास्तव में 1 जनवरी 1848 से हम इस बात को करते हैं कि हम ये जो सारे लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, देश की ऐसी कोई ऐसी अब संस्था नहीं है, देश का ऐसा कोई पद नहीं है, सिर्फ एक ही बचा है और इंशाअल्लाह एक दिन वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन देश का ऐसा कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ पे आप पहुँच ना पाए हो। हर जगह आप पहुँच गए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह आप पहुंच गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है, तब हमने शिक्षा को अपना बेसिक माना है, शिक्षा को अपनी रीढ़ मानी है। जो व्यक्ति शिक्षा में आगे बढ़ा उसने आगे बढ़ के अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। इसका जीता जागता उदाहरण खास तौर पे भारत के शेड्यूल कास्ट हैं आज की तारीख में, जिन्होंने बहुत जबरदस्त प्रगति की है। आपको जान के ताज्जुब होगा, इस समय पे भारत में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अगर वर्ग है तो वो शेड्यूल कास्ट है इंडिया के अंदर। बाकी सबकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, जो पहले से थे उनका प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है। इनकी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल क्षैतिज पे फैल रहे हैं, नीचे की तरफ एकदम फैल रहे हैं। तो ये काम बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, ये शिक्षा के द्वारा हो पाया। लेकिन शिक्षा हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं है, शिक्षा हमारे लिए नई नहीं है। शिक्षा हमारे लिए जब से यह आंदोलन शुरू होता है, सावित्रीबाई फुले का नाम हम क्यों ले रहे हैं? सावित्रीबाई फुले ने क्या काम किया? सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले स्कूल चलाए। 1882 के अंदर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब हंटर कमीशन के सामने, वहां अंग्रेजों का एक आयोग आया था, उसके सामने कहते हैं कि फ्री इक्वल एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। 1882 में सबके लिए कहते हैं, सबको मिलना चाहिए। उसी समय पे बंगाल के अंदर हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, बेटे और बाप हैं। इन दोनों ने वहां पे आंदोलन चलाया शिक्षा का। उसी समय पे अयंकाली, उससे पहले अयोध्यादास तमिलनाडु के अंदर, उसी समय पे आप देखते हैं कि फिर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बाद साहूजी महाराज, मंगूराम पंजाब के अंदर, भाग्यरेड्डी वर्मा आंध्र प्रदेश के अंदर। कोई ऐसा राज्य नहीं पूरे भारत के अंदर जहां पे सामाजिक आंदोलन चला हो और इन सामाजिक आंदोलनकारियों ने शिक्षण संस्थाओं का निर्माण ना किया हो। सब ने शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। ये मैं 1920-30 तक की बात आपको बता रहा हूं। साहूजी महाराज इस कड़ी में आगे की बात करते हैं और वो स्कूलों से आगे बढ़ के फिर इंटर स्कूल्स की स्थापना करते हैं और इंटर स्कूल्स की मतलब इंटरमीडिएट स्कूल्स की स्थापना करते हैं और वहीं से वो रेजिडेंशियल हॉस्टल्स या रेजिडेंशियल एजुकेशन की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में हम देखिए, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। जातिगत व्यवस्था थे, आर्थिक व्यवस्था की वजह से बच्चों को बहुत सारा भेदभाव झेलना पड़ता है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल है तो वहां पे सब बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप हॉस्टल की शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। वहां पे लगभग तो नहीं, लेकिन मतलब एकदम तो नहीं, लेकिन लगभग बराबरी की व्यवस्था आ जाती है। समाज का उस तरह का दौर नहीं रहता। तो साहूजी महाराज जो हैं आवासीय शिक्षा व्यवस्था की करते हैं। फिर तमिलनाडु, इसमें कर्नाटक में आप चले जाइए, वहां पे महाराजा कृष्ण वडियार साहब यूनिवर्सिटीज, आपको जान के ताज्जुब होगा, कृष्ण वडियार फोर्थ, जो कि आपके ही समाज के व्यक्ति थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका बड़े चाव से नाम लेते हैं मदन मोहन मालवीय और दूसरे लोग, और बाद में देखते हैं कि वहां पे आसानी से लोगों को घुसने भी नहीं दिया गया था उसके बाद से। लेकिन उसकी मेजर फंडिंग जो है कृष्ण वडियार ने की थी। कृष्ण वडियार फोर्थ, जो उसके पहले ऑनरी वाइस चांसलर थे या चांसलर थे। तो ये आपके समाज के व्यक्ति थे। वहां पे जो मैसूर यूनिवर्सिटी बनी वो उन्होंने बनाई। और सिर्फ यहीं तक बात समाप्त नहीं होती है। आप देखते हैं कि सिर्फ 13वीं शताब्दी तक
13वीं शताब्दी कोई बहुत नहीं है। जब आप 5000 साल की बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी का मतलब तो 600-700 साल ही है, या 800 साल मान लीजिए। 800 साल पहले तक तो आपने विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। भाई नालंदा जो है उसको 12वीं शताब्दी में समाप्त किया गया। उसी तरीके से विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, जगदल्ला, वल्लभी, पुष्पागिरी, ऐसे लगभग 20 विश्वविद्यालय थे। ये विश्वविद्यालय किस लिए कहे जाते हैं? इनको हम विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? विश्वविद्यालय हम इनको ये कहते हैं कि यहां पे पूरी दुनिया की यूनिवर्स की एजुकेशन वहां पे दी जाती है। किसी धर्म विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की, किसी भाषा विशेष का ज्ञान नहीं, बल्कि जिसको पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का एजुकेशन जहां पे दिया जाए। और ऐसे आपके आसपास 12वीं शताब्दी तक कम से कम 20 विश्वविद्यालय थे। तो मैं कहता हूं कि हमारा इतिहास तो इन विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों के निर्माताओं का इतिहास है। वो हमारे पूर्वज रहे हैं और बीच में थोड़ा सा समय खराब आ गया, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन जैसे ही मौका मिला, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और इन सब के द्वारा हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज भी ये समय मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस समय पे, आप कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई एक विकट राजनीतिक परिस्थिति है, बड़ी खराब सामाजिक परिस्थिति है और समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय पे एक अंडर करंट चल रहा है, एक अंदर ही अंदर एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें लोग सामाजिक रूप से और खासतौर पर इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक रूप से बहुत स्ट्रांग तरीके से व्यवस्था को चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यवस्था को चैलेंज करने का प्रयास वो किस तरीके से कर रहे हैं? व्यवस्था के निर्माण के द्वारा, संस्थाओं के निर्माण के द्वारा उस व्यवस्था को चैलेंज करने का, ज्ञान की व्यवस्था जो है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले एकेडमी उसी प्रयास की एक छोटी सी कड़ी है। और आज जो एक छोटी सी कड़ी है, जो एक दिए के रूप में सामने नजर आ रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमें मंजिल दिखाएगी, हमें रास्ता दिखाएगी। आसपास की जगह पे निश्चित रूप से इससे समाज को बहुत फायदा होगा, हमारी बच्चियों को बहुत फायदा होगा। अपने कैनवास को थोड़ा बड़ा करें, अपने आप को देखें कि देश दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब हम सारे साथी यहाँ पे जुड़े हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बहुजन समाज का, ना सिर्फ हमारे बच्चे और बच्चियों का, बल्कि इस देश का भविष्य भी अंबेडकरवाद, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और माननीय प्रकाशीराम साहब की विचारधारा के साथ सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत जय भीम।